लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से आधा लगभग आधा हो चुका था। अब हम आधा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक नहीं, यहीं पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो वी वर डिस्कसिंग कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने फर्स्ट देखा, रूल देखा कि अगर 5 से जैसे हम ड्रॉप कर रहे हो, अगर 5 से बड़ा है तो हम उसके पिछले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, और अगर वही छोटा है तो हम उसके पिछले वाले डिजिट को एज इट रखें। फिर तीसरा में हम देख रहे हैं कि अगर क्या हो कि वो 5 के इक्वल। तो इस केस में दो चीज़ हो सकता है। 5 से पहले वाले डिजिट को देखना है क्या वो ओड है या इवन। अगर वो ओड है तो हम 1 से उसे बढ़ा देंगे पिछले डिजिट को। अगर वो इवन तो मुझे लगता है कि अनचेंज रहना चाहिए या फिर घट जाना चाहिए। जैसे 7 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 7 4 है। तो यहाँ पर अनचेंज हुआ ना, तो अनचेंज रहेगा। इवन में अनचेंज रहेगा, घटेगा नहीं। इवन में अनचेंज, ओड में बढ़ जाएगा। तो फोर्थ रूल है रूल्स फॉर अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द फाइनल रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर इज कैलकुलेशन विद द फ्यूज्ड डेसिमल प्लेसेस। जैसा एग्जांपल सर 436.324, और हम ऐड करना चाहते हैं इसे किसके साथ, 227.2 इसे हम ऐड करना चाहते हैं 0.301। तो इतना आएगा। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो गए जब हम उसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे इसमें। तो टू, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 5, और इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो लास्ट में कितना होगा, लास्ट में कितना, ये डिपेंड्स करता है कि सबसे कम किस में सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे सबसे कम सिग्निफिकेंस इसमें है, तो फिर इसमें 3 के बाद आएगा। 3 के बाद डेसिमल्स आ जाएंगे। 3 के बाद डेसिमल्स, 3 के बाद डेसिमल्स आ जाएंगे। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स देखना, और फिर जो रिजल्ट आया उसके 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा। रिपीट एज, जैसे इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, 663.88, तो 1 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स है। if the result should have the result should have the result should have the same number of significant figures as the in the calculation with the fewest, यानी सबसे कम significant figures। जैसे इसमें सबसे कम significant figures किसके, 2.51, 2.51, it is equal to 1.688। इसमें 3 significant figures हैं, तो 1 2 3 4 8। repeat as 1.69, 3 significant figures। इसमें राउंडिंग ऑफ भी करना है, हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है रिजल्ट। तो 1.68 3 रहना चाहिए। तो हम यहाँ आ, इसे 8 को राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो ये इससे, ये 5 से बड़ा है तो इससे पहले 8 आया, तो 8 क्या यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, तो 1.69 हो जाएगा। तो पिछले केसेस में हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑब्जर्व किया था। तो इस केस में क्या हुआ कि रिजल्ट कितना है, 663.82। इसमें से कितना सबसे फ्यूस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका 3 है। तो हमें 3 पर इसको राउंडिंग ऑफ करना है। से यहाँ पर है 82 है ना, 8। तो 8, 8 लास्ट में बचेगा, 8 लास्ट में बचेगा। अगर हम सिर्फ 663 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो एटलीस्ट हमारे पास एक बचना चाहिए। तो 6.6,
और यहाँ पर 2 है, तो 2 क्या है यहाँ पर, ग्रेट लेस देन 5 है, तो इससे पहले वाला अनचेंज रहेगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन में सबसे कम है इसमें, तो 2.51 3 है, तो हमें 3 तक जाना है, तो 3 तक है, तो हमें 8 को राउंडिंग ऑफ करना है, तो 8 बड़ा है 5 से, तो इससे पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ भी करना और सिग्निफिकेंट फ्यूज्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखना। फिर साइंटिफिक नोटेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे अक्सर, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ये एक तरफ से वैल्यूज हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे वैल्यूज को हम कितना बार कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, कभी कभी गलत, मतलब कि हम लिखना चाहते हैं 10 लाख तो लिखा देगा, एक जीरो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है। और इसमें बोलने में कि अभी तो बहुत कम जीरो है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस केस में हम इसे शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं और वैल्यू सेम है, तो इसके लिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसका मतलब हुआ कि 10 रखो और जितने भी जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻9, ये बताएगा कि 10 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो आ जाएगा 10, इतना आ जाएगा, इक्वल हो। ठीक है, तो वही मतलब यहाँ हुआ, एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए मल्टीपल 10⁻b, जहाँ पर वेयर कि ए जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से, और ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। ये ए, इससे ए की बात हो रहा है। और ये वोल नंबर होना चाहिए, मुझे लगता है ये वोल नंबर या इंटीजर, ए आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर ए है वो सिग्निफिकेंट होगा, बल्कि ये जो 10⁻b, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। और ए होगा सो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। ऑल डिजिट इन ए आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे यहाँ पर हो गया 4700 मीटर विथ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तो 4 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ देखिए 4.7, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मल्टीपल 10⁻3। तो ये क्या है कि ये आता है 1 और 10 के बीच में, ये आ रहा है 1 और 10 के बीच में, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, बल्कि ये नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुए, ये 4.700। इस तरह हमें साइंटिफिक नोटेशन याद रखना। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि हमें ये लेना है जो कि ये लेस देन 10 होगा और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ए मल्टीपल, फिर यहाँ पर 10⁻b, बी रोल नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बस इसमें कंडीशन ये है कि ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, ये कंडीशन। अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो फिर तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने का। तो यहाँ पर 10⁻b है, सो वो हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि इसमें सभी जीरो आ जाएंगे, इसमें सभी जीरोज आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें जो भी आएगा, एक वैल्यू रहेगा इस साइड में, और ये टोटल का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा, 0 पॉइंट तो नहीं आ सकता। फिर उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या, द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 इज इन एक्स मल्टीपल 10⁻p, जो सबसे कम पावर वेयर 0.5, ये जो एक्स है वो किसके बीच में आ रहा है, 0.5 और एफ के बीच में, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है इसका, कि यहाँ पर आपकी क्या है कि एक्स मल्टीपल 10⁻p है, फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फॉर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होगा,
मैग्नीट्यूड में क्या होगा कि एक्स मल्टीपल 10⁻⁵ एक्स है वो आना चाहिए 0.5 के बीच में, 0.5 से लेकर 5 के बीच में। तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मेन चीज़ क्या है, हमें तो इसको भी देखना है कि ये नंबर बीच में आ रहा है कि 0.5 और 5 के बीच में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो नियरेस्ट पावर क्या है। जैसा एग्जाम्पल्स है डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 1.28 मल्टीपल 10⁻⁷ मीटर होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये था कि ये कितना होना चाहिए, 0.5 और 5 के बीच में हो जाना चाहिए। अब इसमें कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। दैट इज हाउ यू विल फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें फोकस हमारा यहाँ पे भी एक्स पर भी होना चाहिए। सेवंथ है डायमेंशन। डायमेंशन से हमें पता चलता है दिस आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटी यानी कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज आया वो हमें डायमेंशन से पता चलता है। डायमेंशन से पता चलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें केजी 1 टाइम आया और मीटर 1 टाइम आया, लेकिन सेकेंड 2 टाइम आया। ये फंडामेंटल क्वांटिटी एक ही है, लेकिन ये 2 टाइम्स आया है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये 1 1 टाइम आया और इसमें 2 2 टाइम। तो ये सब हमें डायरेक्ट डायमेंशन से पता चल सकता है। इसमें क्या होगा, फॉर द केजी हम लिखते हैं मास, एम से डिनोट करते हैं, और फॉर द लेंथ, फॉर द मीटर हम यूज करते हैं एल, एंड फॉर द टी। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें -2 है, क्योंकि ये डाउनवर्ड था ना, इसलिए माइनस में आएगा। दैट इज हाउ वी फाइंड। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या है डायमेंशंस का, कि हमें पता चलता है कि कितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटीज आया है एक पार्ट, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी में, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी में। डायमेंशन ऑफ एम एल टी आर 1 1। तो इसमें क्या डायमेंशन कितने हैं, 1 1 2 है, 1 1 -2, 1 1 -2 रिस्पेक्टिवली। ये फोर्स का हो गया डायमेंशन इक्वेशन। तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे डायमेंशन किसका है, इसका। तो इसमें कितना हो जाएगा, M1L1T-2। ठीक है, T-2। फिर उसके बाद है ए टाइपिकल डायमेंशन फॉर्मूला। ए टाइपिकल डायमेंशन फॉर्मूला, ए टाइपिकल डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑल सेवन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसी पर हम निर्भर रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। M L, पहला क्या है, फर्स्ट वी हैव which is so, तो हमारे पास 7 डायमेंशन, 7 है, इस 7 पर हम निर्भर रह सकते हैं, इस 7, 7। तो 7 से क्या, लेट्स सी वन बाय वन। जैसे फर्स्ट हमारे पास है
एम हो गया। फिर इसके बाद है ये फॉर द मास है, फॉर द मास। और ये है फॉर द लेंथ। ठीक है। और ये है फॉर द टाइम। और ये है फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, करंट। और ये जो ये है केल्विन है, ये है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए। और इसमें सीडी है लुमिनस इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला। हालांकि हम सेवंस होते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा मोल, मोल्स। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट्स क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। इसका मतलब होगा कि कितने मास होंगे पर वॉल्यूम में। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? केजी पर क्यूब। यहीं से डायमेंशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? इसे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कितना होगा? एम है 1 टाइम्स है, और एल 0 टाइम है। 0 नहीं, इसमें 3 टाइम, तो -3 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन डेंसिटी, टी 0 टाइम। नॉट एनी क्वांटिटी विच कैन हैव यूनिट्स डायमेंशन। कोई भी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, कोई भी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है, उसके पास उसका डायमेंशन भी होगा, कोई भी क्वांटिटी। लेकिन एक चीज़ छोड़कर, वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में एंगल क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। उन सब के पास एक यूनिट्स होता है, एंगल्स के पास यूनिट्स होता है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये एक्सेप्शन। सेकेंड, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कैन हैव यूनिट्स। यस, यूनिट्स होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होते। इन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, these are examples of dimensionless quantities. थर्ड क्या है? फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। कुछ क्वांटिटी जैसे प्लेन एंगल्स हैं, सॉलिड एंगल है, ये डायमेंशनलेस है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, साथ साथ में देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये डायमेंशनलेस है। फिर सेकेंड में रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी, रिलेटिविटी, ये डायमेंशनलेस है। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी डायमेंशनलेस है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है। दोनों में रेशियो में क्या होते हैं कि यूनिट्स होते हैं, दोनों कट जाते हैं, इससे ये डायमेंशनलेस रहता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हो गया ऑफ फ्रिक्शन। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी भी है, रिलेटिव डेंसिटी, ये सभी भी डायमेंशनलेस है। फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस आर, क्योंकि इस सब में एंगल्स आते हैं इसलिए डायमेंशनलेस हो। ये सब में एंगल्स नहीं आता है, लेकिन इस सब में क्या होता है कि रेशियो में जो दोनों यूनिट्स आते हैं वो कट जाते हैं, इसलिए डायमेंशनलेस बन जाते हैं। फोर्थ हो गया कॉन्स्टेंट्स में और में नोट हैव डायमेंशन। कॉन्स्टेंट के पास डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट के पास, कॉन्स्टेंट जैसे जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये सब के पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब के पास यूनिट्स है, लेकिन डायमेंशन की बात आएगा तो डायमेंशन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर यूनिट्स है तो डायमेंशन होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फ्लोइंग क्वांटिटीज हैव अ सेम डायमेंशन। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि सेम क्वांटिटी, जैसे कि अगर एक एक का जैसे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, तो वो सेम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का भी, यूनिट से सेम होते हैं ना। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिनके यूनिट से सेम होते हैं, यूनिट से सेम होते हैं इसलिए डायमेंशन।
जैसे हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों का डायमेंशन सेम है। फिर हो गया एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एसोलेशन, ये दोनों का भी अपना डायमेंशन सेम। फिर हो गया फोर्स वेट थ्रस्ट एंड एनर्जी ग्रेडियंट। इस समय देखें जैसे फोर्स का क्या होता है, एम ए होता है। फिर वेट का क्या होता है, मुझे लगता है कि ये भी एम ए होता होगा शायद। तो ओवरऑल कुछ भी हो लेकिन डायमेंशन और यूनिट्स सेम होते हैं इसमें। फिर उसके बाद है रिडर्स कांस्टेंट, प्रोपैगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर, ये सब के भी डायमेंशन अपने आप में सेम है। नेक्स्ट है वोल्ट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एंड एंट्रोपी। या जैसे कि हमने ये देखा कि जैसे कि हमने देखा कि अगर कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट में सभी डायमेंशन होंगे, ऐसा नहीं। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो जिनके पास डायमेंशन होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर है, जैसे गैस कांस्टेंट हो गया, रडार कांस्टेंट हो गया, प्रोपैगेशन कांस्टेंट हो गया, तो इन सब के पास डायमेंशन है। तो नेक्स्ट है मोमेंटम इम्पल्स, ये कांस्टेंट नहीं बल्कि क्वांटिटी है, ये अपने आप ये भी क्वांटिटीज था। तो मोमेंटम होता है, यूनिट्स होते हैं, डायमेंशन होगा। इम्पल्स ये भी एक तरह का फोर्स, तो इम्पल्स में भी यूनिट्स होता है, तो इसके भी अपने डायमेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स, तो ये जो मोमेंट और इम्पल्स है दोनों का एक सेम डायमेंशन होता है। सरफेस टेंशन हो गया, फिर हो गया फोर्स ग्रेडियंट, इन दोनों का भी आप खुद का डायमेंशन है जो कि सेम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, where mu naught is a permeability of a free space and u naught is the permittivity of a free space, तो इनका अपना सेम डायमेंशन होता है। फिर आई में है एनर्जी इज इक्वल टू एम, जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी का होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू टी एनर्जी का। तो ये ही काइनेटिक एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है, हीट एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, टॉर्क का होता है, लाइट एनर्जी का होता है। देख रहे हो सिर्फ एक ही डायमेंशन है, और ये किसके किसके लिए, पोटेंशियल के काइनेटिक का भी है, ये हीट का भी यही होता है, वर्क का भी यही, टॉर्क का यही। कुछ ऐसे डायमेंशन जो सेम होते हैं। फिर उसके बाद है मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर एंड इमर्सिव पावर, ये सब के भी डायमेंशन सेम होते हैं। फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका क्या होता है एल वन टी माइनस टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ ऐसे फील्ड इंटेंसिटी है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज है। इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने का बताता है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के डायमेंशन, ये सब डायमेंशन अपना सेम नहीं, सिर्फ ये बात है फील्ड इंटेंसिटी की, इस केस में सिर्फ फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। The next है dimension formula of a physical quantity. Some examples from mechanics. कुछ examples हैं from mechanics. Although we may consider every physical quantity to in space it as a dimension formula, but in the following table, which is some popular physical quantities are covered, जो कि ज़्यादातर हमें चैप्टर्स में दिखेंगे बार बार, कुछ कवर किए गए हैं इसमें। जैसे फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है, से इसे ड्राइव करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे और ऐसा यूनिट्स के साथ। लेट्स सी, तो फर्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मीटर कितना बार, एम जीरो बार, एल वन टाइम्स और टी माइनस वन। ठीक है, वेलोसिटी के बाद है एक्सेलरेशन। ये कुछ जो पॉपुलर है ये हमें खुद से पता होना चाहिए और खुद से निकालना आना चाहिए डायमेंशन, क्योंकि ये मेनी टाइम्स आएगा, रिपीट होते रहेंगे ये सब। इसका यूनिट्स होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा, जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर कह सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर कुछ इस तरह से निकाला जाए और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए इसे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन टी। ये होता है v में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और t के लिए अपने आप। तो इसमें क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, इसमें m तो 0 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और t -2 हो जाएगा, इस तरह से। ये थोड़ा ठीक है। फिर उसके बाद है वर्क फोर्स का। फोर्स, फोर्स में क्या हो रहा है कि फोर्स में क्या होता है, ये होता है ए में, यस, ए में क्या है, केजी है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें केजी कितना है, 1 टाइम्स है, और लेंथ 1 टाइम है, और टी -2 टाइम है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। नेक्स्ट है वर्क। वर्क, वर्क का देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स कितना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर मीटर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम 1 टाइम्स है, और एल 2 टाइम्स है, और टी -2 टाइम्स है। फिर उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी हम किसी भी फॉर्मूला से ला सकते हैं। फिलहाल के लिए आई एम टेकिंग काइनेटिक एनर्जी, तो उसका होता है 1/2 mv²। तो हम 1/2 को, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अपना डायमेंशन, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन ही होता है। कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्स्टेंट है। ये नंबर है, नंबर, नंबर है, तो इसका बिल्कुल डायमेंशन ही होता है। तो एम हो गया ना, तो एम क्या है, यहाँ पर मास है। मास का क्या होता है, केजी। इसका मीटर पर सेकेंड, ये दोनों में हो रहा है। तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। केजी क्या है, एम, AL2, और T -2। यहाँ देखा जाए वर्क और एनर्जी सेम आया, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखा, कुछ ऐसे क्वांटिटी जिसके डायमेंशन सेम होते हैं, क्वांटिटीज भी सेम। तो नेक्स्ट है टॉर्क। नेक्स्ट है टॉर्क का। टॉर्क की फोर्स है ना, टॉर्क की फोर्स है। तो टॉर्क इज इक्वल टू m1 न्यूटन पर मीटर। टॉर्क की फोर्स, लेकिन इसमें रेडियस आता है परपेंडिकुलर। फोर्स इनटू रेडियस का आ जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो वही आया, तो यही फॉर्मूला है, एल स्क्वायर टी -2, एल स्क्वायर टी -2, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो वह डायमेंशन हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पावर। नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर का जैसे प्रेशर का एफ अपॉन ही होता है, तो पावर का होना चाहिए वर्क अपॉन एरिया। M1 L, तो इसका दिस इज फॉर यू। यहाँ पर M1 है, L2 है, और T-3। तो पावर का वर्क अपॉन एरिया, तो वर्क इसमें कितना है, 1 L2 T -2, और एरिया का होता है, फिर यहाँ पर आया सेकेंड, सेकेंड के लिए T, अब यहाँ पर बढ़ गया एनर्जी पर टाइम, वर्क पर टाइम हो गया, वर्क पर टाइम।
दिस इज इक्वल टू पावर वर्क पर टाइम। तो m1L2T-3। तो पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एक 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 सर्टेन टाइम में कितना वर्क हुआ। अगर एक 5 सेकंड में अगर ज़्यादा काम हुआ, पावर उसके पास ज़्यादा था। अगर 5 सेकंड में कम काम हुआ तो उसका पावर कम। ये इसका। फिर उसके बाद है मोमेंटम। ये होता है वर्क अपॉन टी। इसमें वर्क क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टी। तो केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब है, ठीक है। फिर इसका डायमेंशन हो जाएगा m1L और एफ अपॉन एफ इंटू, फिर एक बार आएगा एम स्क्वायर। तो यहाँ पर L2 हो जाएगा और टी माइनस। फिर उसके बाद है मोमेंटम। पी इज इक्वल टू एम। पी है यहाँ पर एम है मास केजी और वी है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो एम हो जाएगा फिर एल फिर टी माइनस 1, इस तरह से। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स के लिए फोर्स पर टाइम। इसका होता है फोर्स पर टाइम न्यूटन पर मीटर। फिर एंगल्स क्या है, रेडियन होता है। यूनिट रेडियन होता है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होता है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्टेल ये भी डायमेंशन लेस है, 9 यूनिट्स होते हैं इसके। स्टेज वही फोर्स हो जाएगा न्यूटन पर। स्टेज का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपॉन एम स्क्वायर, ये कटा केजी पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। हमारे पास एम आ गया। एम के बाद एल टी, ये आ गया -1 टी -2। ओके, L1 टी -2। नेक्स्ट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितना होता है ए नोट कॉलम फ्लो से बिना होती है इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। फिर यहीं से हमें डायमेंशन फॉर द क्यूब हमारे पास होता है एस और से बचा M1 L1 T -2 एल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास बचा M1 M-1 L3 T4 E स्क्वायर। ये डायमेंशन हो गया परमिटिविटी ऑफ पी स्पेस। उसी प्रकार परमिटिविटी ऑफ पी स्पेस, जैसे हम म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया c। तो ये c स्क्वायर हो जाता है 1 अपॉन म्यू नॉट e नॉट। यहाँ से म्यू नॉट निकलेगा कितना, देखो
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी फोर्स से आता है। तो वो इसका इसका होता है m1 a माइनस 3 t माइनस 1। उसके बाद लेटेंट हीट और लेटेंट हीट शायद ये हिडन इससे हम डिनोट करते हैं L से। हीट होता है, हीट एनर्जी होता है, इसे डिनोट किया जाता है Q से, और ये होता है मास मल्टीप्लाई L। तो L इज इक्वल टू Q अपॉन M। यहाँ पर L जो हुआ वो हुआ M1 L2 T माइनस Q का वैल्यू है अपॉन M का क्या हो जाएगा M1। फिर इस प्रकार L का लैटेंट हीट का आएगा M0 L2 T माइनस 2। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इसे C से डिनोट किया जाता है। हीट एनर्जी Q से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू M से चेंज इन Q, M से चेंज इन Q, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M। यहाँ से C जाएगा, फिर M डाउनवर्ड आ जाएगा, चेंज इन। ओवरऑल हमें इसका डायमेंशन मिलेगा विच इज आई एम नॉट हाईलाइटिंग ऑन दिस। So M0 M2 T minus 2 K minus 1। उसके बाद है थर्मल करंट। थर्मल करंट इसका होता है थर्मल करंट। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें इसका यूनिट्स और डायमेंशन सब पता चलता जाएगा। अभी सिर्फ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेना। थर्मल करंट का डायमेंशन होता है K इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम थर्मल करंट को I से प्रेजेंट करते हैं, I से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका डायमेंशन होता है M1 L2 T माइनस 3। ठीक है। फिर 7 इसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल टू I L अपॉन A चेंज इन नेट एनर्जी। तो इसका जो डायमेंशन हुआ वो फाइनली M1 L1 T माइनस 3 होता है, T माइनस 3। और यहाँ टेम्परेचर आ रहा है ना, तो टेम्परेचर तो आएगा ही। फिर उसके बाद हमारे पास है थर्मल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो RTH थर्मल रेजिस्टेंस जो कि होता है L अपॉन K। वी आर अनफॉर्मुला, लेकिन जैसे चैप्टर्स आएगा फाइंड हो जाएंगे। तो इसका डायमेंशन क्या होता है RTH का? आंसर इज M1 M माइनस 1 L माइनस 2 और T3 हो जाएगा, और K हो जाएगा 1। ये डायमेंशन होगा थर्मल रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है V से। तो इसका डायमेंशन हुआ M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। ये डायमेंशन हुआ इसका। रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस इसे रिप्रेजेंट किया जाता है R से। ये आता है इस फॉर्मूला से, फिर यहीं से आ जाता है R, जो कि I
v होता है। फिर इसका फॉर्मूला निकल के आता है m1 l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2 a माइनस। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वी हैव रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टिविटी है ना, तो रो नहीं है, रेजिस्टिविटी। यहाँ पर इसका डायमेंशन m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिग्मा से। सिग्मा इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिसिटी चैप्टर में भी आता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इसका डायमेंशन हो गया जो कि होता है m माइनस 1 l माइनस 3 t 3 a 2। फिर उसके बाद आगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है शायद। इसका डायमेंशन हो गया m1 l माइनस 2 और t माइनस 2। ये कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन फॉर द अदर पर्पस। नेक्स्ट है हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालाइसिस। डायमेंशनल एनालाइसिस, लेट्स से व्हाट इज द नेक्स्ट डायमेंशन एनालिसिस। करने के लिए हमें फर्स्ट चीज पता होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वन सिस्टम टू चेक एक्यूरेसी। हम ये चेक करते हैं कि जैसे इक्वेशन क्या वो सेम है कि अगर सेम होगा तो हम कहेंगे यूनिट्स डायमेंशन इक्वेशन सही हुआ, यूनिट्स सही हुआ, वो एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है फिजिकल क्वांटिटी। तो चेक एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला और इक्वेशन। एक्यूरेसी क्या है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं इस डायमेंशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, जैसे मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, लार्ज यूनिट स्मॉल मैग्नीट्यूड, ये तो हमने देखा है। यूनिट्स चेक द accuracy of a formula. Dimensionally correct equation may or may not be correct. Principle of homogeneity. Let's see next principle of homogeneity. इसमें कुछ नहीं है कि डायमेंशन ऑफ होल्ड। इसमें ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमो EIT, इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RHS के, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। Two quantities can be added or subtracted only when their dimensions are same. तभी हम उसमें क्वांटिटी ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब दोनों सेम डायमेंशन सेम। नोट डिवीजन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस आर अलाउड। डिवीजन प्रोडक्ट में जैसे ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि डायमेंशन होना चाहिए। डिवीजन और प्रोडक्ट केस में डायमेंशन डिफरेंट है तो अलाउ। जैसे यहाँ पर
पर ये कहना चाह रहा है कि p जो है रेज टू पावर ए बी या ए बाय बी। नेक्स्ट क्या है ए प्लस बी, इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसमें डिवीजन हो रहा है, मस्ट बी डायमेंशन। इसमें से डायमेंशन लेस होगा बिकॉज ऑफ थीटा का डिग्री मान, ये भी थीटा का डिग्री मान, थीटा का डिग्री मानेगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये भी डायमेंशन। एग्जांपल्स जैसे v इज इक्वल टू v नॉट e रेज टू पावर माइनस k t स्क्वायर, तो k t स्क्वायर इसमें क्या है डायमेंशन लेस हो जाएगा, k t स्क्वायर इसलिए डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि ये नंबर आ जा रहा है, रेज टू पावर नंबर आ जा रहा है, तो नंबर इज अ डायमेंशन लेस, नंबर इज अ डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। एंगल, एंगल इज अ डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। फिर वी नोट तो नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एग्जांपल सेंटीपीटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास इन सर्कुलर पार्टिकल्स ऑन वेलोसिटी एंड रेडियस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपीटल फोर्स। इसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे सेंटीपीटल फोर्स अगर निकालना है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिपेंड रहता है किस पर डिपेंड रहता है, तो आंसर है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड आर। हाँ, हम यहाँ से इसका सेंटीपीटल फोर्स को, फोर्स का एक एग्जिस्टिंग फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डायमेंशन। लिमिटेशन क्या है, कहाँ पर ये लिमिट हो जाता है, जैसे वी कैन नॉट ड्राइव फॉर्मूला इन विच लॉन्ग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन्वॉल्व। अगर एंगल्स रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, जैसे लॉग आ रहा है, एक्सपोनेंशियल्स आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, वो इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा, तो उस टाइम ये तो ये वैलिड नहीं होगा। सेकेंड है वी कैन नॉट ड्राइव फॉर्मूला इन विच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर लेस more terms are involved. Terms are involved. तब केस में नहीं होगा। We can drive formula in which product and division of physical quantities are involved. अगर प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है तो वो तब हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व। दोनों साइड में अगर फिजिकल क्वांटिटीज है तो उस केस में हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कांस्टेंट को लेकर, कांस्टेंट को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फॉर्मूला, फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ड्राइव, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम ड्राइव कर रहे होंगे तो कांस्टेंट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, दिस इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर्स और वेक्टर्स, ये स्केलर्स और वेक्टर्स भी नहीं बताएगा डायमेंशन, कोई क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर। एग्जांपल ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which depends on length and acceleration due to gravity। एक सिंपल पेंडुलम है, इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, जो कि ये डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। एज वी नो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अगर
इसके पावर में कुछ होगा तो हम उसकी जगह पर ए रख सकते हैं, जी के पावर में कुछ हो सकता है तो जी बी रख सकते हैं। वी डोंट नो ना, हमें कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ TLZ and equate proofs to get values of A and B to drive exponential for इसके आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डेरिवेशन मिल जाएगा इसका, इस फॉर्मूला। नेक्स्ट, एरर एनालाइज। नेक्स्ट वी हैव एरर एनालाइज। एरर एनालाइज, it is the difference between true value and measured value of a physical quantity। ऐसा देखा गया कि हम चाहे कितनी बार मेजर करें, कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, कुछ ना तो कुछ एरर आएगा। पहले के ज़माना में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, 2-3 बार किया, तो पहली बार में कुछ और रिजल्ट आया, दूसरी बार में कुछ और रिजल्ट आया, तीसरी बार में कुछ और रिजल्ट आया। जैसे पहली बार में 2.1 आया, सेकेंड बार में 1.9 आया, थर्ड बार में 2.2 आया। ऐसा रिजल्ट मेजरमेंट करने के बाद वैल्यूज आता था ये वैल्यूज आता था। तो एरर्स आ रहे हैं इसमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा। 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया गया और तीनों के तीनों अलग वैल्यूज आए, लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि ये तीनों वैल्यूज आपस में नियरेस्ट में आ रहे हैं। 2.1 ये जो है इसके करीब है, ये जो है इसके करीब है, ये इसके करीब है, ये इसके करीब है, ये तीनों आपस में करीब है। तो एरर इज इक्वल टू होता है, एरर एरर इज इक्वल टू होता है, जैसे एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये एट द एंड हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन बिफोर वी हैव टू अंडरस्टैंड। लेट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, टेक्स एन ऑब्जर्वेशन, वो बहुत प्रकार का ऑब्जर्वेशन देखता है ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए एज A1 A2 A3 और टिल ए। कितना बार वो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करता है, मीन वैल्यू क्या है उसका, तो मीन वैल्यू उसने बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन A1 किया, फिर A2 किया, फिर A3 किया, फिर AN तक किया, और टोटल इसमें कितना ऑब्जर्वेशन किया, 100। ट्रू वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 80 इफ नॉट गिवन। इसमें ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, 80। हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 80 के द्वारा। मेन वैल्यू मिलेगा हमें, दिस इज उसके बाद है क्या होगा, A वो इक्वल होगा 80। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर होता है, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर जो यहाँ पर एम आया वही हो गया 80 ट्रू वैल्यू। हम यहाँ पे बोल सकते हैं मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फिर उसके बाद है फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर,
अल्फा इज इक्वल टू क्या है ए एन माइनस ए वन। कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है ए माइनस चेंज ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ए, कितना चेंज आएगा। हम हर एक ऑब्जर्वेशन को लेकर चले और उसे घटाएं हम ट्रू वैल्यू से, तो हमें पता चलेगा कि कितना चेंज आया हर एक ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरह से हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद है मेन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, पहला केस है कि एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, जितना भी एब्सोल्यूट एरर्स है उसका एवरेज। जैसे यहाँ पर चेंज ए इज इक्वल टू चेंज ए वन प्लस चेंज ए टू प्लस चेंज ए एन अपॉन एन, इसका एवरेज निकालना डिफाइंड फॉर फाइनल ट्रेड। ये हो जाएगा मेन एब्सोल्यूट एरर। बस इसमें मेन मतलब एवरेज, तो हम एवरेज निकाल देंगे एब्सोल्यूट एरर का, तो हमें मिल जाएगा ये। तो नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए विद इन एरर लिमिट्स इज ए प्लस माइनस ए। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इसका मतलब कि फ्रैक्शन में एरर, तो चेंज इन ए अपॉन ओरिजिन, या फिर कह सकते हैं चेंज इन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ये फ्रैक्शन में। उसी प्रकार परसेंटेज पूछ रहा, तो परसेंटेज में पूछना चाह रहा, तो चेंज कितना आया ओरिजिनल के कंपेयर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें एक परसेंटेज एरर मिलेगा। एक बार होगा फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100। ओके, फिर चेंज का मतलब होता है यहाँ पर, चेंज का मतलब है कि जो फाइनल वैल्यू था माइनस इनिशियल वैल्यू जो आया उसमें कितना चेंज आया इस बीच में, इसी का मतलब होता है चेंज। इफ चेंज इज पॉजिटिव, अगर चेंज है पॉजिटिव, then gain or increase is shown by quantity. If the change is negative, then loss or decrease is shown by quantity. Quantity के द्वारा ही दिखाया जाएगा gain और loss. Fractional change, fractional change in error, वो पता चलेगा ना, change in x upon x। पहला for a smaller change user differentiation, user differentiation, errors in measurement, errors in addition और subtraction। फर्स्ट केस क्या है कि एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे x इज इक्वल टू क्या है a प्लस माइनस b, इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि a प्लस b फिर x इज इक्वल टू a माइनस b। एरर्स आर एडेड, एक चीज याद रखना है कि एरर हमेशा एडेड किया जाता है, वो घटेगा नहीं। एरर ऑलवेज एडेड किया जाता है। change in x is equal to change
इसमें एरर आ रहा है तो उसे हम ऐड करेंगे। सेकेंड, एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। प्रोडक्ट और डिवीजन इस केस में क्या होगा? एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। जैसे एक्स है तो यहाँ पर ये एरर है, एक्स एरर ए था, फिर बी है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट केस हो गया। इसे हम डिवीजन में देखें तो ए बाय बी हो जाएगा। चेंज इन एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? चेंज इन ए एज कंपेयर टू ओरिजिनल, चेंज इन बी एज कंपेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल